बुरी शरिश्त न बदली जगह बदलने से, चमन में आके भी कांटा गुलाब हो न सका। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी को अनुशासन की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब उसी अनुशासन की धज्जियां मोदी और शाह की बीजेपी में जमकर उड़ाई जा रही है। कई राज्यों में बीजेपी वर्सेस बीजेपी का खेल चल रहा है, जिससे जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरएसएस और बीजेपी के दम पर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन पार्टी संभालने पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के लोग कांग्रेस में फूट का मजाक उड़ाते रहे। टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी को तोड़कर यह साबित करने की कोशिश की कि सारे लोग बीजेपी के भरोसे ही हैं। लेकिन बीजेपी के नेता किसके भरोसे हैं, किसके भरोसे रहें, यह सवाल अब उठने लगा है। बीते 2 दिनों में बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी का अंदरूनी झगड़ा खुलकर जाहिर हो गया है। और यह कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, बल्कि जिसमें कार्यकर्ताओं का एक गुट दूसरे गुट से भिड़ जाए, ऐसा झगड़ा नहीं था, बल्कि झगड़े के तार सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ रहे हैं। इन दोनों राज्यों में उपचुनाव एकदम सिर पर हैं, तो झगड़ा जल्दी सामने आ गया। खासकर मध्य प्रदेश में बवाल ऐसा मचा कि बीजेपी अंदर तक हिल गई है। दतिया उपचुनाव के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने पर उनके समर्थकों ने शुक्रवार रात भर हंगामा किया और पुलिस पर भी हमला किया। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। पवन खेड़ा ने क्या कुछ लिखा है, जरा ये देख लीजिए। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा की टिकट क्या कटी, बीजेपी की पोल खुल गई। जो पार्टी हर रोज दूसरों को अनुशासन और उच्च चरित्र का पाठ पढ़ाती है, आज अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ पथराव और हंगामा करती पकड़ी गई। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। भाजपाई बड़े खुश होकर एक दूसरे को कह रहे हैं, बधाई हो, लोकतंत्र हुआ है। तो लोकतंत्र के नाम पर बीजेपी ऐसा फंसेगी, यह सत्ता पर बैठे उसके नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। इधर उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है और यहां भी मामला फंसा हुआ है। सीएम योगी बनाम पीएम मोदी का किस्सा तो काफी समय से चला आ रहा है। वहीं अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी योगी के कारण केंद्र की सत्ता पर बैठे लोगों को दिक्कत आ सकती है। आस्था को लूटने का यह खेल मोदी पर बहुत भारी पड़ रहा है और यह अब दिखने भी लगा है। दरअसल नरेंद्र मोदी नाम का गुब्बारा जो 2014 से फुलाया गया था, उसकी हवा अब निकलने लगी है और जनता को समझ आ रहा है कि पिछले 12 सालों से उसे कितनी तरह से मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो राम मंदिर का ही है, जिसे बनाने का वादा पहले बीजेपी के घोषणा पत्रों में होता था और बनाने के बाद उसका श्रेय लूटने का दावा चुनावी भाषणों में होता था। अब करोड़ों की चोरी हो गई है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह युवाओं का रोजगार और देश के विकास का वादा भी खोखला निकला है। जंतर मंतर पर बैठे नाराज लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। लोगों की नाराजगी अब चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक सब पर निकल रही है। एसआईआर के कारण पहले ही लोगों को वोट देने से रोका गया, अब उसे नागरिक मानने से भी रोका जा रहा है। यूएन तक, यानी यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने, जी हां, संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने मोदी सरकार से एसआईआर को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रही इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूचियों से लाखों नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। इस कदम से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उधर न्यायपालिका, जिस पर आम भारतीय की आखिरी उम्मीद टिकी होती है, वहां जिस तरह नाराजगी जाहिर करने की खबरें आई हैं, वो अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने जिस तरह पेपर उछालकर माननीय जजों के सामने अपशब्द कहे, वो असल में मोदी सरकार में आम आदमी में बढ़ती हताशा का प्रदर्शन था। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी की भगदड़ में निकल सकती है मोदी के हाथों से सत्ता, और यह भी समझेंगे कि लोगों का सब्र का पैमाना क्या अब अच्छे दिनों के इंतजार में भर चुका है। बिहार में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी पर चंद महीने में ही संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में सम्राट चौधरी पहले ही फंसे हुए हैं और ऊपर से नीतीश कुमार पर बीजेपी खुलकर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि पलटने का उनका रिकॉर्ड काफी मजबूत है। इधर बांकीपुर उपचुनाव से पहले जिस तरह उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन भरने के बाद कदम पीछे खींचे और उनकी जगह तुरंत नीरज कुमार सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया गया, ये सारा मामला उतना सरल और सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। यह असल में बीजेपी की आपसी गुटबाजी का नतीजा है।
नितिन नबीन का एकदम से साधारण विधायक से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बहुतों को रास नहीं आ रहा है और माना जा रहा है कि ये असल में नितिन नबीन को दबाव में लाने का खेल है। अभिषेक कुमार नितिन नबीन की पसंद थे, लेकिन उनके पिताजी का नाम चारा घोटाले में आया है तो बीजेपी का एक गुट अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज दे रहा है कि देखिए आपके अध्यक्ष की क्या पसंद है। वहीं नीरज सिन्हा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पसंद बताए जा रहे हैं। जाहिर है उपचुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री की मर्जी चलेगी, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी में जहां यही माना जाता था कि सारी चीजें ऊपर से तय होती हैं और बाकी सारे नेता अनुशासित कैडर की तरह उसे मान लेते हैं, ये मिथक बिहार में टूट गया है। आपको बता दूं कि बांकीपुर से नितिन नबीन पहली बार 2006 में चुनाव जीते थे। तब यह पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। 2008 के परिसीमन में बांकीपुर सीट अलग बनी। तब भी 2010 में नितिन नबीन ही इस सीट से जीते और लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। इससे पहले उनके पिताजी यहां से विधायक होते थे, इसलिए यह सीट बीजेपी के लिए वैसे ही अहम है क्योंकि अब ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। हालांकि इस सीट पर जोखिम भी काफी है क्योंकि यहां वोटिंग प्रतिशत कम रहता आया है। पिछले साल हुए चुनाव में भी इस सीट पर करीब 41% वोट ही डाले गए थे, जिसमें करीब 25% वोट बीजेपी को मिले थे और नितिन नबीन ने करीब 52,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। नितिन नबीन जीत तो गए, लेकिन यह तथ्य अपनी जगह कायम है कि बीजेपी को करीब 75% वोटरों ने वोट नहीं दिया और यह बात बीजेपी के लिए अब बड़ा खतरा इसलिए बन सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी अपनी दावेदारी यहां ठोक दी है। नितिन नबीन को हराने के चक्कर में सम्राट चौधरी बांकीपुर सीट ही गंवा सकते हैं, यह आशंका बीजेपी के लिए बढ़ गई है और ऐसा ही हाल अब मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने जा रहा है क्योंकि यहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया है। शुक्रवार शाम जैसे ही दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ऐसा हंगामा करना शुरू किया जो शनिवार तक चलता रहा और जिसे रोकने में बीजेपी के बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। करीबन 3,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने लगभग 12 घंटे तक ग्वालियर झांसी हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस पत्थरबाजी की घटना में दतिया एसपी और कई अन्य पुलिस के जवान घायल भी हो गए। हालांकि अब हंगामा रुक गया है और नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर है, लेकिन भीतर भीतर बगावत की आग दहक रही है। चाचौड़ा की पूर्व विधायक ममता मीना ने भाजपा नेतृत्व के इस फैसले को पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया है। बीजेपी आलाकमान को कटघरे में खड़ा करते हुए ममता मीना ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा की वापसी कराने में नरोत्तम मिश्रा की मुख्य भूमिका थी, लेकिन आज बदले में पार्टी ने उनका टिकट काटकर उन्हें इनाम दिया है। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा की हार को भी एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया। मीना ने कहा, कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि मिश्रा जी को राज्यसभा भेजा जाएगा या संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इसके उलट उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। तो कमाल की बात है कि जिस बीजेपी पर अब तक लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष को खत्म करने के आरोप लगते थे, वही आरोप अब उसके भीतर लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी को क्या उसके कर्मों का फल इसी तरह मिल रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है क्योंकि दूसरे दलों में तोड़ फोड़ कर सत्ता पर काबिज होने का जो खेल बीजेपी ने लगातार खेला है, वो किसी और ने नहीं खेला बल्कि बीजेपी ने खुद खेला है। दल बदल तो हमेशा से राजनीति में होते रहते हैं, आप जानते हैं कि, लेकिन मोदी और अमित शाह ने माहौल ऐसा बना दिया है कि वो ईडी सीबीआई के दम पर जब चाहें जिस दल को चाहें उसमें फूट डलवा सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। ताजा एग्जाम्पल टीएमसी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी का है, जिनके कई सांसदों और नेताओं को बीजेपी अपने पाले में ले चुकी है। बीजेपी के इस खेल में चुनाव आयोग और न्यायपालिका का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग भी दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ पीड़ित दल तो आवाज उठाते ही आ रहे हैं। अब लोगों का भरोसा भी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं से उठता जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता के लिए दलों को तोड़ने का खेल और चुनाव आयोग की कार्रवाइयां निशाने पर आ रही हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
द हिंदू की एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों पर विशेष दूत निकोलस लेवरात, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण पर विशेष दूत आयरीन खान और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर विशेष दूत नजीला घनेया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए अपारदर्शी और एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकों में सुधार या शिकायत निवारण का कोई स्पष्ट जरिया मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसके पीछे अल्पसंख्यकों को बाहर करने का एक राजनीतिक नैरेटिव हो सकता है। यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब एसआईआर प्रक्रिया अपने तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में सरकार के कई मंत्रियों और अन्य नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिए गए बयानों पर भी चिंता जताई गई है। खासकर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाने के लिए अमित शाह जैसे नेता जो बयान देते रहे हैं, उससे यूएन विशेषज्ञों ने भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ भ्रमित करने वाला बयान बताया है। रिपोर्ट में डिक्टेट, डिलीट और डिपोर्ट यानी पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की नीति पर भी चिंता जताई गई है। एसआईआर पर आम भारतीय नागरिक जिस तरह परेशान हो रहे हैं, उसकी गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनी जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत में घटी एक घटना ने भी आम आदमी की चिंता को गुंजाया है, यानी सबके बीच पहुंचाया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने और उनके समक्ष प्रबल प्रताप सिंह के नाम के एक याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान उसने अचानक अदालत के भीतर कागज फेंकने शुरू कर दिए और न्यायाधीशों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही जजों को माय जुडिशियल सर्वेंट कहते हुए उनसे कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दो। इस घटना के बाद यह सवाल बेहद तेजी से उठ रहा है कि आखिर आम आदमी के मन में इतना गुस्सा व्यवस्था के प्रति क्यों बढ़ता जा रहा है। क्या इसके पीछे मोदी की आत्ममुग्ध राजनीति जिम्मेदार है, जो अपने अलावा किसी और का ख्याल नहीं रख रही है? इसका एक ताजा उदाहरण आपको देता हूं। हाल ही में मोदी ने जनता से अपील की थी कि विदेश यात्रा पर कम से कम 1 साल तक आप लोग न जाएं, लेकिन खुद पिछले 2 महीनों में 11 देश घूम चुके हैं नरेंद्र मोदी। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, क्या कह रही हैं जरा देखिए। कह रही हैं कि मोदी की गर्मी की छुट्टियां यूएई 15 से 16 मई, नीदरलैंड्स 17 मई, स्वीडन 18 मई, नॉर्वे 19 मई, इटली 20 मई, फ्रांस 13 से 16 जून, स्लोवाकिया 17 से 18 जून, सेशल्स 27 से 29 जून, इंडोनेशिया 6 से 7 जुलाई, ऑस्ट्रेलिया 8 से 9 जुलाई, न्यूजीलैंड 10 से 11 जुलाई। भारतीयों को विदेश यात्रा न करने की सलाह देने के बाद उन्होंने खुद पिछले 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा की है। इस उदाहरण से जाहिर है दोस्तों कि मोदी केवल अपनी सुविधा और अपनी मौज देख रहे हैं और इधर तरह तरह की तकलीफें सहती जनता अब बर्दाश्त करते हुए थक चुकी है। बीजेपी एक तरफ अब जनता की नाराजगी का शिकार हो रही है, वहीं उसके भीतर की सिरफुटअव्वल क्या रंग दिखाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। खैर, शायर कतील शिफाई ने ठीक ही फरमाया है कि दिल को गमे हयात गवारा है इन दिनों, दिल को गमे हयात गवारा है इन दिनों, पहले जो दर्द था वही चारा है इन दिनों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।